हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों, हमारी MHI सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं MHI 01 और इसका पूरा सिलेबस हम यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास रहेगा यूनिट 3 कृषि की ओर संक्रमण। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली 2 यूनिट नहीं देखी हैं तो आप उन दोनों को देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 कृषि की ओर संक्रमण। तो जैसा हमने पहले की 2 यूनिट में पढ़ा है कि पहले जो मानव था वो शिकारी और संग्राहक था, फिर वो पशुपालक खानाबदोश बना, उसके बाद धीरे धीरे वो कृषि की ओर अग्रसर हो गया। उसने धीरे धीरे करके पशुओं को पालना शुरू किया, कृषि की शुरुआत कर दी धीरे धीरे। तो इस इकाई को हम ये जो पॉइंट्स हैं इनमें कवर करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा कि जो संक्रमण कृषि की ओर जो संक्रमण था उससे संबंधी जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं वो क्या थे। जैसे इसमें 3 तरह के हमारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण थे। जो सिद्धांत, इनको सिद्धांत कह सकते हैं। पहला था जलवायु दबाव का प्रारूप या मरुद्वीप सिद्धांत। दूसरा था जनसांख्यिकी प्रारूप और तीसरा है हमारा व्यवस्था आधारित प्रारूप। ये तीनों सिद्धांत हम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पौधे कैसे उगाना शुरू किया, खेती की शुरुआत कैसे हुई होगी, शायद पौधे उगाने से ही शुरू हुई होगी। पशुओं को पालतू बनाया जाना, कैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। आरंभिक कृषि उत्पादन कैसे हुआ। दक्षिण पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत कब हुई और किन किन एरिया में हुई। एनातोलिया, यूरोप, अमेरिका और चीन में क्या प्रमाण मिले हैं खेती के, यानी कि कब से वहाँ पे शुरुआत हुई खेती की। तो चलिए देखते हैं। खेती की शुरुआत लगभग वर्तमान से लगभग 12,000 साल पहले हुई। हुआ क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो जलवायु थोड़ी ठंडी हुई। जलवायु ठंडी होने से शीतल हुई तो जो घासें उगना, मैदानों में घासें उगना शुरू हुआ, वनस्पतियों को धीरे धीरे उगना शुरू हुआ। उसी टाइम लोगों ने खेती के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो बन गई, तो लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। शिकारी संग्रहकर्ताओं ने जीवन यापन के लिए जलवायु के अनुसार अपनी जीवन शैली परिवर्तित कर ली। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले शिकारी संग्रह करता थे, फिर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधे उगने लगे, तो उन्होंने क्या अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी जीवन शैली परिवर्तित कर ली। कृषि की शुरुआत के लिए जंगली पौधों और जंगली जानवरों की जानकारी होना आवश्यक था। जंगली पौधों की जानकारी, कौन कौन से पौधे से क्या क्या फल होता है, उस पौधों पे किस टाइम में फल उगता है, उसकी क्या क्या देखभाल करनी रहती है। जानवर किस टाइम पे कौन सा जानवर, कौन सा उनका प्रजनन का टाइम होता है, कौन सा उनके लिए सर्दी का मौसम सूट करता है या गर्मी का मौसम सूट करता है। इस तरह से ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसने सीख ली। अब इस तरह से हुआ क्या, खेती और पशुधन, यानी कि खेती करना, जैसे उसे पौधे लगाना शुरू हुआ तो खेती करना, और पशुधन, ये अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे करके मुख्य आधार बनते चले गए। अब लगभग 8,000 साल पहले तक दुनिया के काफी बड़े हिस्सों में शिकार संग्रहण को त्याग कर खेती और पशुपालन का आरंभ हो चुका था। देखो, इस शुरुआत तो 12,000 साल पहले हो गई थी, लेकिन 8,000 साल पहले आते आते लगभग पूरी दुनिया में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। ये संक्रमण दुनिया के कई हिस्सों में हुआ और एक बारगी नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समय में हुआ। मतलब हर क्षेत्रों में खेती की शुरुआत अलग अलग हुई, हर जगह एक साथ में नहीं हुई। संक्रमण के इस समय को 12,000 बीपी से लेकर 5,000 बीपी के बीच रखा जा सकता है। तो ये जो टाइम है इसको 12,000 से लेके और 5,000 बीपी, मतलब बीपी का मतलब होता है कि बिफोर प्रेजेंट। अगर इसको ईसा पूर्व BC में बोलेंगे तो 10,000 BC टू 3,000 BC के बीच में इसको रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं जलवायु दबाव का प्रारूप। ये जो मरुद्वीपीय सिद्धांत था, ये क्या था। ये था, इस सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया था वो गार्डन चाइल्ड ने किया था। गार्डन चाइल्ड ने इस सिद्धांत को दिया था। इसमें ये इस बात पे बल देते हैं कि जलवायु परिवर्तनों के कारण खेती शुरू हुई। जो ये बोलते हैं कि खेती की शुरुआत जो हुई वो जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से हुई।
अब जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, छोटे छोटे मरुद्वीप बने। मरुद्वीप क्या होते हैं, जो रेगिस्तान टाइप का जो वो होता है, उसमें छोटे छोटे जहाँ पे पानी वगैरह होता है वैसे एरिया बन जाते हैं जिसमें पेड़ पौधे उगाते हैं, पानी होता है। मरुस्थल के बीच छोटे हरे भरे क्षेत्रों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यहाँ आबादी बसने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे और पशुओं का भी आगमन हुआ। जैसे वहाँ पे हरे भरे क्षेत्र बने तो लोग वहीं जाके बसने लगे, वहीं पे जानवर भी आना शुरू हो गए। अब आसपास के क्षेत्रों में भोजन की कमी थी, इसलिए भोजन की खोज में लोग इन हरे भरे क्षेत्रों यानी मरुद्वीपों की ओर बढ़े। इस तरह के छोटे क्षेत्रों में बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये जो गार्डन चाइल्ड हैं, इन्होंने मरुद्वीप सिद्धांत दिया। ये यही बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने से मरुद्वीप बने छोटे छोटे, उनकी ओर लोगों का आकर्षण हुआ और लोगों ने वहां पे रहना शुरू कर दिया। तो दूसरा सिद्धांत देखते हैं हम, जनसांख्यिकी। दूसरा हमारा सिद्धांत है जनसांख्यिकी प्रारूप। ये जो सिद्धांत है ये दिया था बिनफोर्ड ने, लेविस बिनफोर्ड ने। पर्यावरणीय दबाव की अपेक्षा जनसंख्या के दबाव पर विशेष बल दिया। इन्होंने क्या बोला कि पर्यावरण जैसे जलवायु का वो तो था ही, उसके हिसाब से इनके हिसाब से ये हुआ कि जनसंख्या के दबाव से खेती की शुरुआत हुई। अब जैसे जिन स्थानों पर खाने पीने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती थी, वहां जनसंख्या के तेजी से बढ़ने की संभावना ज्यादा होती थी। फिर इनके अनुसार कृषि जनसंख्या के तनाव का ही एक परिणाम था। इन्होंने ये बोला कि जो खेती की शुरुआत हुई वो जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेस आया कि इन सब लोगों के लिए खाना कैसे जुटाया जाए, तो उस दबाव की फलस्वरूप खेती की शुरुआत इंसानों ने करी। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ पौधे और पशु बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जहाँ का पर्यावरण रहने के अनुकूल होता है, वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अब जहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कोई उपाय नहीं था और वहाँ की प्रकृति का अधिकतम दोहन हो चुका था, वहाँ फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो ऐसा किसका कहना है, लेविस बिनफोर्ड का। इसका तीसरा जो सिद्धांत है ये है व्यवस्था आधारित प्रारूप। इस सिद्धांत में क्या है कि इसमें खेती को शिकार और संग्रह का ही विकास माना गया था। इन्होंने क्या बोला कि जो खेती है वो शिकार और संग्रह का ही अगला रूप है। जैसे जो भी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे करके परिष्कृत होती रहती हैं समय के साथ में, तो ये यही बोल रहे हैं कि शिकार और संग्रह को ही परिष्करण होके ये खेती की शुरुआत हुई। अब खाद्य उत्पादन के पहले शिकारी संग्रहकर्ता आबादी में बढ़ोतरी हुई। ये भी मान रहे हैं कि शिकारी संग्रहकर्ता आबादी में बढ़ोतरी हुई, जैसा कि ऊपर वाले ने उन्होंने लेविस बिनफोर्ड ने बोला था कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। अब जहां प्रकृति बहुत अनुकूल नहीं थी, खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई थी। मसलन ईरान में, इराक में, तुर्की के पहाड़ी इलाकों और फिलिस्तीन के जंगली इलाकों में आरंभ से ही खाद्य उत्पादन के कई केंद्र थे। मौसम बदलने के साथ साथ शिकारी संग्रहकर्ता एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतुओं के संपर्क में आते रहते थे। तो ये बोल रहे हैं कि इस जो व्यवस्था आधारित प्रारूप है कि आदमी जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ उसकी वजह से खेती की शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं पौधे उगाना कैसे शुरू हुआ। तो शिकारी संग्रहकर्ताओं का किसान बन जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। कई पशुओं और पौधों का अपनी प्राकृतिक सीमा के बाहर पाया जाना, ये इस चीज का वो होता है कि लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। मतलब अगर पशु जो है वो, पशुओं का आवास क्या है, जो प्राकृतिक निवास स्थल है पशुओं का जंगल है। अगर वो जंगल छोड़ के जो मानव बस्तियां थी उनमें उनके अवशेष पाए जा रहे हैं, मतलब उनको इंसानों ने, मानवों ने पालना शुरू कर दिया था। इजराइल के नाहे लोरेन से प्राप्त पौधों और बीजों से पता चलता है कि जब मनुष्य आदिम खानाबदोश स्थिति में था, उस समय भी कुछ पौधे लगाए जाते थे। उस समय भी लोग पौधे लगाते थे, हालांकि जो बड़े लेवल पे उसको कृषि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पौधे लगाए जाते थे। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं के उपजाने में मनुष्य अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करता था और इसके साथ साथ प्रकृति भी इसमें अपना सहयोग करती थी। शुरुआत में जैसे गेहूं लोगों ने उगाया, तो जैसे जैसे वो एक जगह पे रहना शुरू हो गया तो उन्होंने गेहूं लगाया, उसकी देखभाल करी। अब कृषि करने के लिए स्थिर समाज का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य की कोशिश यही थी कि ऐसी किस्मों को उपजाया जो हवा के झोंके से गिरे नहीं और बाद में से पीट कर निकाल लिया जाए। जिनको क्या है, जिनके पौधे थोड़े से मजबूत हो, जो जल्दी से गिर ना जाए हवा की वजह से। अब पशुओं को पालतू बनाना। पशुओं को पालतू कैसे बनाया? जंगली जानवरों को पालतू बनाने से तात्पर्य यह है कि उन्हें पकड़कर और नाथ कर रखा जाए और इसी स्थिति में
प्रजनन कराया जाए, जिससे कि उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ें। शिकार करते होंगे तो शिकार पशु के जिंदा बच्चे भी हाथ लग जाते होंगे और वे उनका लालन पोषण करते होंगे, जिससे उन्हें धीरे धीरे पता चला होगा कि वे इन जानवरों को पाल सकते हैं। जब कोई शिकार किया, मान लो उसका छोटा सा बच्चा है तो उसको मारा नहीं, तो वो साथ में ले आए, तो धीरे धीरे पता लगा। वो क्या है, अपने परिवेश से, किसी का भी बच्चा हो अपने चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। तो धीरे धीरे करके उसने सीख लिया इंसानों के साथ रहना, तो इंसानों ने फिर सीख लिया कि इनको हाँ पालतू बनाया जा सकता है। सबसे पहले कुत्ता पाला गया था, कुत्ते के अलावा सुअर, भेड़, बकरी और गाय भैंस पाले जाते थे। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। अब दक्षिण पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 15,000 बीपी के बाद, तापमान बढ़ने से लगभग 3,000 वर्षों के बाद लेवेंट और सीरिया में वनों का विस्तार होने लगा था। मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल स्थिति थी। वन और घास के मैदान दोनों ही वनस्पति और पशु की दृष्टि से संपन्न थे। शिकारी संग्रहकर्ता यहाँ बहुतायत रूप में पाए जाने वाले जंगली अनाज और पौधे भी बटोर सकते थे। नातुफियाइयों ने भोजन संग्रह का कौशल इस हद तक विकसित कर लिया था कि वे कुछ खास क्षेत्रों में लंबे समय तक टिके रह सकते थे। तो ये जो दक्षिण पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत ये लगभग 15,000 बीपी के आसपास हुई। सॉरी, 15,000 नहीं, 15,000 बीपी के 3,000 साल बाद, यानी कि 12,000 बीपी के आसपास हुई। एनातोलिया, यूरोप, मेसोअमेरिका और चीन में मिले प्रमाण। ये क्या कहते हैं कि एनातोलिया में जीवन यापन के लिए अनाज और पौधों की खेती के साथ साथ भेड़ तथा बकरी भी पाली जाती थी। उत्तर यूरोप के विकसित शिकारी संग्रहकर्ता परिवर्ती अभिनूतन युग में पूरी तरह रेंडियर के शिकार पर आश्रित थे। अब चीन में कृषि की शुरुआत दो क्षेत्रीय संस्कृतियों यांगसाओ और लुंगशान संस्कृति के आधार पर हुई। चीन की दो संस्कृतियां थी, यांगसाओ और लुंगशान। अब उत्तर चीन की यांगसाओ संस्कृति लगभग 6,000 बीपी पुरानी है। अब यांगसाओ संस्कृति के बाद कौन सी आई? लगभग 5,200 बीपी में लुंगशान संस्कृति का जन्म हुआ। तो ये एनातोलिया में, यूरोप में और चीन में खेती के प्रमाण यहाँ से हमें मिले हैं। तो दोस्तों हमारा आज की यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला है, जलवायु दबाव के प्रारूप से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जलवायु दबाव के प्रारूप ये किसने दिया था? जलवायु दबाव का प्रारूप तो ये दिया था हमारे, जलवायु दबाव का प्रारूप दिया था गार्डन चाइल्ड ने। ये जनसांख्यिकी प्रारूप से किस तरह भिन्न है? और जनसांख्यिकी जो प्रारूप था वो किसने दिया था? ये लेविस बिनफोर्ड ने दिया था। तो जलवायु दबाव प्रारूप में हम देखते हैं कि ये मेन चीज किसको मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिससे धीरे धीरे करके कृषि विकसित हुई। जबकि जो जनसांख्यिकी प्रारूप है जो लेविस बिनफोर्ड ने दिया, वो ये मानते हैं कि जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के साथ साथ जो वहाँ के रिसोर्सेज थे उनका दोहन ज़्यादा हो गया, तो लोगों को फिर खेती की तरफ अग्रसर होना पड़ा धीरे धीरे करके। तो ये मूलभूत अंतर यही है, इसी के बेसिस पे आप इसमें लिख सकते हैं। व्यवस्था प्रारूप में शिकार संग्रह जीवन शैली से कृषि जीवन शैली में संक्रमण को किस तरह व्याख्यायित किया गया था? जो व्यवस्था प्रारूप है ये मानते हैं, ये दोनों का मिश्रण है एक्चुअली। ये मानते हैं कि हाँ, जलवायु में भी परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे घासें उगना शुरू हुई, पेड़ पौधे उगे, तो वहां पे क्या है, वो बनना शुरू हुआ, पेड़ पौधे उगे, वहाँ पे जानवर आना शुरू हुए। जो घास चरने वाले जानवर थे वो जंगलों में से निकल के मैदानों में घास चरने के लिए आए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इंसानों ने उनको पाला, उनको फॉलो किया। वो एक जगह घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह जाते थे, तो इंसान भी अपने भोजन की तलाश में शिकारी संग्राहक जो थे वो उनके पीछे जाते थे। वहाँ फिर उनका जो रूटीन था उसके बारे में पता लग गया, उनके स्वभाव के बारे में पता लग गया, फिर उनको पालना शुरू किया। इनके जो थोड़े बहुत पौधे उग रहे थे इनके बारे में जानकारी हुई, फिर बाद में पौधों को उगाना शुरू कर दिया। इस तरह से कृषि जीवन शैली में संक्रमण हुआ उनका। अब आरंभिक चरण में जंगली पौधों को किस तरह उगाया जाने लगा? अब जो आरंभिक चरण था उसमें जंगली पौधों को कैसे उगाया जाता था? जैसे कि जंगल में कुछ पौधे उगे हैं तो उसके जो बीज हैं, शिकारी संग्राहक जो थे वो बीज
इकट्ठे मान लो ले आए वहाँ से, जंगल में से शिकार करने गए, वहाँ से जंगल बीज ले आए कई चीज़ों के, बीज लाके उन्होंने या फल ले आए, फल खाया और अपने घर के चारों तरफ फेंक दिए। फिर जो उसका सीजन आया, सुटेबल सीजन आया, तो उसमें से पौधे निकले, पौधे निकल के धीरे धीरे वो अपने आप ही उनमें भी फल लगना शुरू हो गए। तो इससे उन्हें एक जानकारी हो गई कि हाँ, इससे इस तरह से हम पौधों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत में, आरंभिक चरण में जंगली पौधों की उगाया जाना शुरू हुआ। दक्षिण पश्चिम एशिया में आरंभिक कृषि की हमने चर्चा कर ली है। इसके लिए आप सेकंड लास्ट वाली स्लाइड देख लीजिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट पे आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।